सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, 22 मई को कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना आपको याद होगी। कुछ हथियारबंद लोगों ने टूरिस्टों को पकड़ा, उनसे उनका धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और फिर पैंट उतरवा कर ये कंफर्म किया कि खतना हुआ है या नहीं। और जिनका खतना नहीं हुआ था उनके सिर में रिवॉल्वर की नोक सटाकर और गोली मार दी गई। इस तरह से कुल 27 यानी 27 हिंदुओं का नरसंहार किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ की लेफ्ट लिबरल मीडिया जो कांग्रेस का इकोसिस्टम भी बनाती है, उसका एक पार्ट है, इसने इस घटना को ऐसे प्रोड्यूस किया जैसे कोई चीज़ जो रेगुलर होते रहती है, कुछ उसी तरह की बात हुई। उसका कहना था कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में कुल 27 निर्दोष नागरिक मारे गए। दोस्तों, इस कथन को मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ एंड आई रिजेक्ट इट। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और मेरे करने का कुछ आधार हैं, जिसमें से पहली बात ये है कि या बल्कि यहाँ से कहा जाए, मेरे ऑब्जेक्शन का आधार ये है कि ये घटना अब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई है। यानी मारने वाले आतंकवादी तो हैं, किंतु जिहादी हैं, जिन्हें चुन चुन के हिंदुओं का खून चाहिए, कत्ल करना चाहिए। और मारे जाने वाले भारत के निर्दोष नागरिक तो थे, किंतु वो हिंदू थे। और मीडिया इसे कुछ दबाने के मूड में लगती है। मेरा पूछना ये है कि मीडिया किसी घटना को वास्तविक स्वरूप में क्यों नहीं प्रोड्यूस करती? शायद इसलिए कि उसका मकसद नष्ट हो जाएगा। इसलिए कि यही मीडिया, यही इकोसिस्टम कहता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंक की कोई मजहब धर्म नहीं होता, इसलिए आतंकवादियों का भी कोई धर्म और मजहब नहीं होता। तो सच तो ये है कि अगर आतंकवादियों के बारे में डिटेल में जाना जाए तो आलिम उलेमाओं का जो कहना है कि होली बुक, पवित्र किताब जो है, उसके कई सूरा में ये बात स्पष्ट की हुई है कि जहाँ भी देखो काफिरों को, उनको कत्ल कर दो, और हर कत्ल करने वाले को सीधा जन्नत नसीब होगा। तो दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, हालांकि काफ़ी गहराई से अगर आप इस पर छानबीन करेंगे तो यकीन करेंगे कि ये जो जिहादी हैं, आते हैं जन्नत का टिकट लेकर आते हैं, RAC का लेकर के आते हैं, जो यहाँ कन्फर्म कराने आते हैं। तो दोस्तों, चूँकि इनका तो कोई धर्म और मजहब होता नहीं है, तो उन्हें दफनाया क्यों जाता है? उनकी आखिरी नमाज क्यों अदा की जाती है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो पहला तो कि उनका कोई धर्म नहीं होता, और ये देश भी सेकुलर है, इसका कोई धर्म नहीं होता। तो आखिर इसका क्या होगा, अंतिम संस्कार क्या होगा? मेरा प्रस्ताव है कि यह देश बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू है, और यहाँ पर रहने वाले सभी मुस्लिम भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं, चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान के हों। तो क्यों ना उनका बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है उसी तरह से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जैसे उनके पूर्वजों का होता रहा हो। इसलिए दोस्तों, इस बिना धर्म बिना मजहब वाले आदमी
के शरीर पर सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाए और उसके बाद उसे दाह संस्कार उसका कर दिया जाए ताकि उनकी जन्नत का टिकट कट जाए और उसके बाद उन्हें जहाँ जाना है वो जाएं। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आप पार कर चुकिएगा अगर आपने इस प्रथा को अपना लिया। यानी अंतिम संस्कार जो है इस्लामिक रीति रिवाज से नहीं हो, क्योंकि उनका मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता। अब चलिए आगे। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए थे, वो वापस लौटे और वापस लौटने के बाद वो कश्मीर में गए। उन्होंने वहाँ का निरीक्षण किया, लोगों को शोक संतप्त परिवारों को ढाढ़स बंधाया और वो फिर दिल्ली लौटे और उसके बाद वो एक मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग, एनक्लोज मीटिंग उन्होंने लिया जो घंटों करीब चला, मतलब 1.5 घंटे के आसपास। और उसमें जो कुछ बातें डिसाइड की गई, यानी 5 कुल पॉइंट्स या एक्ट्स डिसाइड किया गया, जिसमें पहला स्टेटमेंट था कि हम पहलगाम की हत्या को एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं और चूँकि आपने हमला किया है तो हम स्वतंत्र हैं इसका बदला लेने के लिए, और अभी हम बदला लेने के लिए 5 काम करेंगे। पहला, सिंधु नदी जल समझौता को हम रद्द करते हैं, हम नहीं मानते इसको। दूसरा कि हम यहाँ जो भी वीज़ा दिया गया है, चाहे वो भारत में हो या पाकिस्तान में हो, वीज़ा जो है 48 घंटे के बाद, मतलब राइट फ्रॉम नाउ, अभी के प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से 48 घंटे के अंदर वो वीज़ा समाप्त हो जाएगा, उस वीज़ा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और उसके बाद नागरिकों को कहा गया कि आप 48 घंटा के अंदर भारत छोड़ दीजिए, अपने देश लौट जाइए। तीसरी बात कही गई कि ट्रेड हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान, मतलब टेररिज्म एंड ट्रेड दोनों नहीं चलेगा, एक ही कोई चलेगा, और इसलिए बाघा बॉर्डर जो है उसे बंद कर दिया गया। ये बातें हुई। चौथी बात, स्पेस एंट्री वाज आल्सो ब्लॉक्ड, मतलब LOC जो आसमान में है, उन्हें भारत के क्षेत्र में पाकिस्तानी वायुयान का किसी भी स्वरूप में आना जाना बंद कर दिया गया। दोस्तों, जब ये बात घोषणा हुई तो पाकिस्तान में बहुत चर्चा इस बात की हुई, काफ़ी छटपटाहट हुई। कुछ लोगों का कहना था कि बंद कैसे कर देंगे ऐसे ही। भारत में लोगों का कहना था कि आप कैसे ही बंद कर दीजिएगा ऐसे ही, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा डैम बनाना पड़ेगा, तब ना पानी डिस्ट्रोल कीजिएगा, उतना पानी कहाँ रखिएगा। पाकिस्तान में जो लोग थे उन लोगों का कहना था कि साहब आप कैसे ब्लॉक कर दीजिएगा, कैसे इसे मतलब कैंसिल कर दीजिएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक जो है इसका सिग्नेचरी है, मैंने देयर वर 3 पर्सन और पार्टीज़ जिनका सिग्नेचर है, जिसमें एक वर्ल्ड बैंक भी है। और तो हालांकि इस पॉइंट पर जब यहाँ के लोग मैसेज किए वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर को, तो उन्होंने इस कॉपी को देख करके कहा कि ये जो है, इसमें हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हाँ, उस दिन जिस दिन हमारा सिग्नेचर है उस दिन ये ट्रीटी हुआ था भारत और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके तुरंत 5 मिनट के बाद से क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ना ही इसमें मध्यस्थता करने का मेरा कोई हक है या मेरी कोई ड्यूटी बनती है, सो मैं नहीं करूँगा। अब उसके बाद तमाशा शुरू हुआ। पाकिस्तान में माइक पकड़ करके लोग भाषण देना शुरू करें।
बिलावल भुट्टो दिखाई पड़े भाषण देते हुए कि ये सिंधु नदी हमारी नदी है, इसमें हमारा पानी बहता है, तो या तो इस नदी में हमारा पानी बहेगा या तो भारत का खून बहेगा। अच्छे अच्छे डायलॉग्स सुनने को मिल रहे थे। वो जो टेररिज्म के यूनिवर्सिटी तथा या कॉलेज का जो प्रोफेसर है हाफिज़ सईद और अजहर मसूद, तो अजहर मसूद ने क्या कहा तो नहीं पता, किंतु हाफिज़ सईद को माइक मिला, बस माइक पकड़ के वो हाथ उठा करके भांजना शुरू किए कि अगर इसका पानी रोका गया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, तुम्हारी जीना मुश्किल कर देंगे। मोदी इसे ध्यान से सुन लो। उसके बाद कोई कह रहे हैं कि हमारे पास इतने बम हैं, परमाणु बम, इतनी मिसाइलें हैं, ये सब क्या हमने सेल्फ में सजाने के लिए रखा है? अरे इन सब का मुंह भारत की ओर किया हुआ है, आप बंद करके तो देखें हम क्या करते हैं। ये उन लोगों की मतलब धमकियाँ थी। कोई आदमी कुछ और बोलता था, कोई आदमी कुछ और बोलता था, मतलब सब लोग जो है सो बस सीधा परमाणु युद्ध की बात करने लगे। वैसे ही जैसे कुछ बच्चे जो हैं चांद को चंदा मामा कहते हैं और उसके बारे में बात करने लगते हैं कि चांद देखो ऐसा है, रोज़ इस तरह से निकलता है, लेकिन इसका रूप बदलते जाता है, आखिर बात क्या है। तो कुछ इसी तरह की बात ये लोग करने लगे परमाणु युद्ध के बारे में, जैसे कि बच्चे बात करते हैं, और यकीनन बेशक ये जानते ही नहीं कि परमाणु युद्ध होता क्या है। तो दोस्तों ये इनकी रही तकरीर और इस तरह की बातें वो करने लगे, लेकिन इसमें सारे के सारे बेवकूफ़। बल्कि पार्लियामेंट में भी यही पास हुआ कि अगर भारत रोक देता है तो उसे हम अच्छा सबक सिखाएंगे। और दोस्तों इन मूर्खों को, इन भाषण देने वालों को, इन माइक पर हीरो बनने वालों को यही नहीं मालूम था कि भारत ने ये नहीं कहा है कि हम इसे सस्पेंड कर देंगे, हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि भारत ने कहा है कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं और सिंधु नदी का पानी हम तत्काल प्रभाव से रोकते हैं। अब इसके बाद उसमें वर्ल्ड बैंक है कि इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ कंडक्ट है या क्या है, जो भी है सो हम नहीं जानते। हमने बंद करना था, हम बंद कर दिए। अब आपको जो करना है सो जाइए करिए। तो समझ लीजिए कि नदियाँ सूख गईं, नहरें सूखने लगे, स्पष्ट दिखाई देने लगा कि सूखा आ रहा है। सब लोग यही कहते कि मोदी जी ने कहा था कि हम पानी बंद कर देंगे। तब तक हुआ क्या कि झेलम नदी पर एक ही बार में 25 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। परिणाम ये हुआ कि झेलम नदी में 7 फुट पानी ऊपर बहने लगा। बाढ़ की स्थिति आ गई। अब पाकिस्तान उसको कैसे मैनेज करे और इमरजेंसी लगा दिया गया। आरजू काजमी ने इस पर कहा था कि लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि मोदी जी बोले क्या थे। क्या बोले थे कि बंद कर देंगे या छोड़ देंगे। अब ये तय होना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे ये जितने भी भाषण देने वाले थे ये सब दृश्य से ओझल होने लगे। तो अब इसके बाद के जो प्रभाव हुए वो क्या हुआ, वो एक महत्वपूर्ण बात है। वैसे यहाँ तक की घटना या भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जय श्री राम।